गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप सभी क्लास 12 के बायोलॉजी में आपने 2 चैप्टर पहले यूनिट से पढ़ लिया है, जिसका पीडीएफ प्रोवाइड किया गया था कि आपने फर्स्ट चैप्टर जिसमें जीवों में जनन तथा जीवों में लैंगिक जनन इस यूनिट से पढ़ा। इसके अलावा आपको सेकेंड यूनिट या थर्ड यूनिट का एक चैप्टर मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव को पढ़ा दिया गया है। इसके आगे का जो आपका यूनिट बचता है यूनिट फोर्थ, जिसे हम इकोलॉजी कहेंगे, और इकोलॉजी मीन्स पारिस्थितिकी। इस यूनिट के अंतर्गत 3 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें चैप्टर 13, 14, 15 और 16 भी इसी यूनिट के अंतर्गत आएगा। जिसमें अगर हम देखें चैप्टर 13, तो चैप्टर 13 में जीव एवं समष्टियां, जिसे ऑर्गेनिज्म एवं पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं, इस चैप्टर को पढ़ा जाएगा। और भी जितने चैप्टर हैं इन्हें आगे पढ़ा जाएगा। तो आप सभी आज के दिन में इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसे हम जीव और समष्टियां के नाम से जानते हैं। जीव और समष्टियां, इन चैप्टर में हम देखें तो ये पूरी एक यूनिट है जिसे इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी मीन्स पारिस्थितिकी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इकोलॉजी या पारिस्थितिकी क्या है। एक शब्द है पारिस्थितिकी। सबसे पहले इसी को जानने की आवश्यकता है पूरे यूनिट्स में से कि इकोलॉजी क्या है। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। इकोलॉजी मीन्स अगर हम देखें तो इकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है इकोलॉजी। इकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, जिसे हम इको मीन्स ओइकॉस तथा लॉजी मीन्स लॉगस। ओइकॉस का अर्थ होता है शेल्टर एवं लॉगस का अर्थ होता है स्टडी। अगर हम इसकी हिंदी देखें तो शेल्टर मीन्स आवास और लॉगस मीन्स स्टडी मीन्स अध्ययन करना। यानी इकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो इको मीन्स ओइकॉस यानी आवास एवं लॉजी मीन्स लॉगस स्टडी यानी अध्ययन करना। हम किसी जीव के आवास तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में पारस्परिक क्रियाओं के अध्ययन को ही हम इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी अगर हम जीव जंतु पे इसको अप्लाई करें तो इकोलॉजी का अर्थ ये है कि जहां पर कोई जीव है, उस जीव के चारों तरफ के पारस्परिक क्रियाओं के अध्ययन को ही हम इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग रीटर, एक साइंटिस्ट हैं रीटर, जिन्होंने किया था। रीटर ने इकोलॉजी को ओइकोलॉजी एक शब्द बनाया, जिसे कहा गया ओइकोलॉजी, जिन्होंने इकोलॉजी को 1868 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद में इकोलॉजी को पूर्ण रूप से एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है ईपी ओडम ने इसे 1902 में इकोलॉजी के नाम से बताया। इकोलॉजी आपको पहले बताया किसी भी जीव के आवास के या क्षेत्र के चारों तरफ पारस्परिक क्रियाओं के अध्ययन को ही इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी में आगे भी कई साइंटिस्ट हैं। ईपी ओडम को हम फादर्स ऑफ इकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। फादर्स ऑफ इकोलॉजी। एक बात और आएगी तो हम उसे रिमार्क में लिख लेंगे, जैसे आप बार-बार रिमार्क लिखते चलते हैं। रिमार्क में फादर्स ऑफ इकोलॉजी ईपी ओडम है। इसी साथ में अगर हम रिमार्क में देखें तो फादर्स ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर्स ऑफ इंडियन इकोलॉजी। तो फादर्स ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव शर्मा, फादर्स ऑफ इंडियन इकोलॉजी हैं, जिन्हें हम रामदेव शर्मा के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम फादर्स ऑफ इंडियन इकोलॉजी के नाम से जानते हैं।
ये आपकी इकोलॉजी शब्द का वेरिफिकेशन हुआ। आगे हम देखते हैं इकोलॉजी की कुछ परिभाषाएं हैं जिसे कई साइंटिस्टों ने मिलकर दिया है। उन परिभाषाओं के बारे में हम जानेंगे कि इकोलॉजी या पारिस्थितिकी क्या है। अगर हम देखें तो सबसे पहले जो बार बार कई बार इस परिभाषा को पूछा गया है, अर्नेस्ट हैकेल के अनुसार, एक साइंटिस्ट हैं जिन्हें अर्नेस्ट हैकेल के अनुसार एक परिभाषा दिया है अर्नेस्ट हैकेल जी ने। इन्होंने क्या परिभाषा दिया है उसे जानते हैं। किसी जीव एवं उसके आसपास किसी जीव एवं उसके आसपास कार्बनिक एवं कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्वों के अध्ययन को किसी जीव एवं उसके आसपास कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्वों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। इस परिभाषा को कई बार पूछा भी गया है कि पारिस्थितिकी क्या है। तो पारिस्थितिकी अर्नेस्ट हैकेल के अनुसार पारिस्थितिकी किसी जीव एवं उसके आसपास कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्वों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये किसी न किसी मटेरियल का बना है। अगर हो सकता है कार्बनिक मटेरियल हो या अकार्बनिक मटेरियल हो। तो अर्नेस्ट हैकेल जी ने बताया कि अगर हम किसी जीव के आसपास कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्वों के अध्ययन को उस जीव से जोड़ दे, चाहे सजीव में कोई जंतु हो, पादप हो या कोई हो, इन सभी जीव सजीव के उस कार्बनिक अकार्बनिक तत्वों का अध्ययन करें, उनसे उस जीव को क्या लाभ हो रहा है इसका अध्ययन करें, तो ये पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। और भी साइंटिस्टों ने कई सारी परिभाषाएं दी हैं। एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ईपी ओडम, अभी आपको मैंने बताया ईपी ओडम को हमने फादर्स ऑफ इकोलॉजी भी बताया है। ईपी ओडम के अनुसार ईपी ओडम के अनुसार ईपी ओडम के अनुसार प्रकृति एवं उसकी संरचना प्रकृति एवं उसकी संरचना का अध्ययन ही प्रकृति एवं उसकी संरचना का अध्ययन ही पारिस्थितिकी है। ईपी ओडम जी ने बताया कि प्रकृति यानी जिस क्षेत्र में कोई जीव रहता है, कोई भी जीव है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है या कोई लार्ज ट्री या लार्ज एनिमल्स हैं, अगर वो किसी क्षेत्र में रहता है तो प्रकृति यानी वहां के आसपास जो भी चीजें लगी हुई हैं एवं उसकी संरचना कैसी है, उन दोनों का अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी कहलाता है। ये ईपी ओडम एक साइंटिस्ट हैं जिन्हें फादर्स ऑफ इकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने दिया है।
इसके पहले अभी आपको मैंने समझाया अर्नेस्ट हैकेल के अनुसार किसी जीव एवं उसके आसपास कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्वों के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी कहते हैं। तो एक परिभाषा इन सबसे हटकर भी है, उसको भी जानते हैं। किसी भी जीव के भौतिक एवं रासायनिक समूहों का पारस्परिक अध्ययन ही पारिस्थितिकी है। किसी भी जीव के भौतिक एवं रासायनिक समूहों का पारस्परिक अध्ययन ही पारिस्थितिकी है। ये सभी परिभाषाएं आपसे बार बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछी गई हैं, तो इसलिए हम इकोलॉजी की सभी परिभाषाओं को रटकर रखेंगे। आपसे कुछ साइंटिस्टों के नाम भी पूछे गए हैं या पूछ लिया जा सकता है कि फादर्स ऑफ इकोलॉजी कौन है। तो मैंने अभी आपको बताया फादर्स ऑफ इकोलॉजी E.P. ओडम है। आपसे भी अभी बताया, पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता है किसी कंपटीशन में कि फादर्स ऑफ इंडियन इकोलॉजी, तो मिस्टर रामदेव शर्मा इज द फादर्स ऑफ इंडियन इकोलॉजी। तो आपने अभी तक ये जाना कि इकोलॉजी या पारिस्थितिकी की परिभाषा क्या होती है। आइए इसके आगे हम जानते हैं कि इकोलॉजी की शाखाएं कितनी हैं। आप आगे जानेंगे पारिस्थितिकी की शाखाएं। पारिस्थितिकी की शाखाएं ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। तो वैसे पारिस्थितिकी को दो शाखाओं में विभक्त किया गया है या बांटा गया है। पूरी पारिस्थितिकी दो भागों में बटी है। ऐसे एक को हम स्वपारिस्थितिकी कहेंगे, स्वपारिस्थितिकी, दूसरा समपारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी और दूसरा समपारिस्थितिकी, इसे इंग्लिश में ऑटो इकोलॉजी, ऑटो इकोलॉजी एवं समपारिस्थितिकी को सिंकोलॉजी, सिंकोलॉजी कहते हैं। तो पूरी पारिस्थितिकी की ब्रांच को अगर हम देखें, शाखाएं देखें, तो इकोलॉजी दो भागों में बांटी गई है। दो भागों में, एक जिसे हम स्वपारिस्थितिकी या ऑटो इकोलॉजी, या दूसरी जिसे हम समपारिस्थितिकी या सिंकोलॉजी के नाम से जानते हैं। आइए हम देखते हैं कि स्वपारिस्थितिकी क्या है। तो स्वपारिस्थितिकी जब किसी जीव विशेष या उसके समुदाय के चारों तरफ पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो हम इसे स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। स्वामी स्वयं और पारिस्थितिकी मीन्स अध्ययन या आवास का अध्ययन करना। जैसे मान लीजिए एक कोई जीव जो एक स्थान पे रहता हो, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लेगुमिनस फैमिली का प्लांट है, तो हम सारे लेगुमिनस फैमिली के उस क्षेत्र के मटर कुल के खेत के पारस्परिक समूहों, उनमें भौतिक, रासायनिक या कार्बनिक अकार्बनिक क्रियाओं का अध्ययन करें। उनसे उन पौधे को क्या लाभ है या पौधे से उसको क्या लाभ है, ये स्वपारिस्थितिकी कहलाएगा, जिसे हम ऑटो इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। समपारिस्थितिकी हम उस क्षेत्र में मटर कुल के पौधे से ही ले रहे हैं। हम अगर किसी फील्ड में देखें, तो अगर हम
एक से अधिक जीवों, एक से अधिक जीवों, एक से अधिक समुदायों का एक साथ अध्ययन करें तो उसे हम समपारिस्थितिकी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी तालाब के पालतंत्र या पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करें तो वो समपारिस्थितिकी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि तालाब में मेढक, मछली या अन्य भी बहुत सारे जीव जो प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन जिनके अंतर्गत आएंगे, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे पादप, ये सारे एक साथ होंगे और हम उस क्षेत्र में उनसे क्या यानी उस क्षेत्र में कार्बनिक, अकार्बनिक, जैविक, अजैविक, भौतिक, रासायनिक इन सब घटकों से उन जीवों को क्या फायदा है या उन जीवों से इन घटकों को क्या फायदा है, इसका अध्ययन करते हैं तो समपारिस्थितिकी कहलाएगा। हम दोनों की डिफिनीशन भी लिख ले रहे हैं। समपारिस्थितिकी या स्वपारिस्थितिकी क्या है? समपारिस्थितिकी सबसे पहले स्वपारिस्थितिकी, स्वपारिस्थितिकी के आगे के टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। स्वपारिस्थितिकी और समपारिस्थितिकी परिभाषा तथा इस चैप्टर के अन्य टॉपिकों को अगले लेक्चर में पढ़ा जाएगा। थैंक यू।